आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के जरिए लालू को मात देना चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार की लड़ाई में फंस गए हैं लालू? और क्या एक होकर मोदी को हरा पाएंगे लालू, नीतीश और राहुल गांधी? इसी पर बहस करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। संबित पात्रा मेरे पास इस समय कुछ आंकड़े हैं, याद दिला रहा हूं, आपको तो बड़ी अच्छी तरह याद होंगे। संबित पात्रा, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपने बिहार में किया था पिछले लोकसभा चुनाव में। 22 सीटें आपने जीती थी, आरजेडी को सिर्फ 4 मिली थी, जेडीयू को सिर्फ 2। 6 सीटों पर सिमट गए थे, ये दोनों अलग अलग लड़े थे। लेकिन संबित पात्रा, अगर वोट शेयर को मैं जोड़ता हूं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, 45 होता है। 45% वोट शेयर लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को मिल रहा है, और आपका और एलजेपी मिला के सिर्फ 35 था। आप भी बेचैन हो रहे हैं कि अगर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है बिहार में, संबित पात्रा। और इसीलिए जैसा आरोप लगा रहे हैं जेडीयू, आरजेडी, आप इस आग को भड़का रहे हैं। फिर कट गया। संबित पात्रा, आपसे सवाल है मेरा। मैं आपको, मेरा फोन कटा हुआ है तो मैं टेलीविजन के माध्यम से सुन रहा हूं और मैं जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, आखिरकार आप क्या चाहते हैं बिहार में? आप जातिवाद की राजनीति चाहते हैं या विकासवाद की राजनीति चाहते हैं? जो आंकड़े बता रहे हैं कहीं न कहीं वो इशारे जातिवाद की तरफ कर रहे हैं। हम विकासवाद की राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ब्रेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में लाइव बोलते हुए सुन रहा था, वो वहां विकास की बात कर रहे हैं। आज मेन एजेंडा ऑपोजिशन का बिहार में क्या है? बिहार में मोदी जी को रोकना या बिहार को आगे बढ़ाना? और कहीं न कहीं कहानी आके चाहे कांग्रेस की हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे नीतीश जी की हो, उन सबकी मिलन की कहानी यही है कि मोदी जी को रोकना। मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार की एक कहानी रची जा रही है। और आप देखिए, बिहार में अगर उन्नति करना है तो स्वाभाविक रूप से उन तमाम ताकतों को पीछे छोड़ना होगा जिन ताकतों ने बिहार को पीछे छोड़ा। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी दोनों एक ही विचार के हैं। आप बताइए, जेडीयू और कांग्रेस कब से एक विचार की हो गई? ये तो शुरू से ही आपस में लड़ते रहे हैं। ये तो जेडीयू जो है वो तो कांग्रेस के खिलाफ ही बिल्कुल वैसे जैसे आप और एलजेपी एक हो गए थे, यहाँ बैठे आप और एलजेपी भी एक हो गए थे उसी तरह। संबित पात्रा, अपने गठबंधन क्यों भूल जाते हैं? जेडीयू ने कांग्रेस, आप और एलजेपी भी एक हुए थे। और अगर आज वो अपने आप को एक ही विचारधारा का कहते हैं तो इन तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया संबित पात्रा। आपका ऑडियो कनेक्ट करते हैं। संबित, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं मैं। प्रेमचंद जी, आपको मौका दे रहा हूं। चलिए प्रेमचंद जी, क्योंकि संबित पात्रा ने आप पर निशाना साधा है। सवाल यह है कि आपके लिए बड़ा आसान है प्रेमचंद जी ये कहना कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन ये भी सच है प्रेमचंद मिश्रा जी कि आप सबसे छोटे भाई गठबंधन में हैं तरीके का गठबंधन और आप है, हो सकता। संबित, एक सेकंड में आ रहा हूं, आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है। प्रेमचंद जी, सच तो ये है, आप नीतीश कुमार को सपोर्ट करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप गठबंधन में सबसे छोटे पार्टनर हैं। लोकसभा में आपकी 2 सीटें हैं बिहार में, और विधानसभा में आपकी सीटें सिर्फ 14 हैं। आपकी स्थिति कुछ भी नहीं है बिहार में। राहुल गांधी का बहुत कुछ दांव पर भी होगा इस बार। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हमारी स्थिति बिहार में कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब आप कोई वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, सिद्धांतों की पॉलिटिक्स करेंगे, तो आपको कई कठिनाइयां को सामना करना पड़ता है। हमने कभी जातिगत और धार्मिक उन्माद की राजनीति करके फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं किया है। और कोई नीतीश कुमार जी को समर्थन करना हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। नीतीश जी एक ऐसे नेता है जिनकी छवि अच्छी है, उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करके उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया था, और उस समय से हम उनको आप लालू जी को क्यों नहीं मनाते? तो मैंने जब कहा कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार, राहुल जी क्यों नहीं कहते लालू जी से, मान लो आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद बुलाएं, लालू जी को बुलाएं, उनसे मिलें और कहें कि भैया मान लो, खत्म करो, आगे बढ़ो, मोदी जी से मुकाबला है, बड़ी टक्कर है। आपको क्या लगता है मानक जी, लालू प्रसाद जी ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे बिहार में बीजेपी को फायदा होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि जो भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं बिहार की, उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है, और वो वैचारिक स्तर पर ये लड़ाई बिहार की डेवलपमेंट की बात जो करते हैं संबित जी, तो हमें हंसी आती है। बिहार की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जहां हमें सांप्रदायिक विचारधारावादी तत्वों को रोकना है, उन्हें परास्त करना है। ठीक है राजीव रंजन, ठीक है राजीव रंजन, मेरे पास एक और आंकड़ा है, और वो आंकड़ा ये कहता है कि हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, एक साल हो गया, लगता है कल की बात है, 1 साल हो गया लोकसभा चुनाव को, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक
राजीव रंजन, 38 सीटों पर, 38 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, आपको सिर्फ 17 सीटों पर। आपसे डबल से भी ज्यादा सीटों पर आरजेडी आगे थी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को सीएम बनाओ। आरजेडी ये कह रही है भाई बाद में तय हो जाएगा, कोई तीसरा भी हो सकता है। ऐसा क्यों है कि आप नीतीश पर ही अड़े हुए हैं, आरजेडी की मांग नहीं मानते? मानक जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप इस स्टूडियो में अगर टिकट बंटवारे के लिए अगर आपने हम लोगों को बुलाया है तो इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों को आपने नहीं बुलाया है। हम पार्टी के उन निर्णयों की जानकारी देते हैं जो पार्टी सार्वजनिक करने के लिए हमें अधिकृत करती है। हाँ। अगर सीटों के फैसले के लिए हमको आपने बुलाया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई। नहीं, देखिए बुनियादी सवाल क्या है? एक सेकंड राजीव भाई, हमारा जो पक्ष है, मानक जी मैं आपको बहुत वरिष्ठ वक्ता है राजीव भाई, बहुत ही बार मेरे शो पे आ चुके हैं और आप हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, सिर्फ पार्टी के फैसले नहीं बताते हैं आप सवालों के भी अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन आज लग रहा है आप बच रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुल करके ही आपको आज आप बच रहे हैं राजीव रंजन। मैं खुलकर ही आपको बता रहा हूं, पार्टी ने बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीती। हम लोगों ने उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद बेहतर परिणाम दर्ज किए और याददाश्त के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही जरूरी है ये कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के उपचुनाव हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की जो विश्वसनीयता है, जो छवि है, वो कहीं न कहीं जब कांटे की लड़ाई होगी बिहार में तो बड़े फेरबदल के लिए नीतीश कुमार जी का चेहरा भी गठबंधन के लिए एक बड़ी पूंजी बनेगा। और ये बात गठबंधन के साझेदार दलों को भी पता है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रभावी विकल्प बिहार में बनना है, उसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर होगी तो इस लड़ाई को जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ही असंभव होगा। आपके बराबर में मृत्युंजय तिवारी बैठे हैं, उनसे कहिए भारतीय जनता जाके लालू जी से कहें, राजीव जी मृत्युंजय जी से कहिए कि जाके लालू जी से कहें। बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने लोकसभा सीटों की बात कही है, तो ऐसे फैसले नहीं होते हैं, फैसले होते हैं जमीनी। कई सवाल हैं जिनके आधार पर तय होगा और कहीं न कहीं निर्णय प्रक्रिया में जिन 3 लोगों को शामिल किया गया है उनके नाम का ऐलान होने दीजिए, उनकी अनुशंसाओं को आने दीजिए। पार्टी अपनी राय सार्वजनिक करेगी, गठबंधन के दूसरे दल भी सार्वजनिक करेंगे। ठीक है। मृत्युंजय जी आपको आवाज मिल रही है? मृत्युंजय भाई सुन पा रहे हैं? मानक, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक हस्तक्षेप करूं। उर्मिला जी कुछ कह रहे हैं? उर्मिला जी नहीं मानक, मैं ये कह रहा था जो अभी राजीव रंजन कह रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में कि देखिए इस बार जो बिहार की चुनावी लड़ाई है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक सूबे के विधानसभा चुनाव की लड़ाई नहीं होगी, इस चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य का भी एक तरह से भावी तस्वीर जो है उससे काफी कुछ निकलेगी। बिल्कुल। अगर बीजेपी इस चुनाव को जीतती है तो उसको पूरे राष्ट्रीय फलक पर बड़े दल के रूप में, केंद्र की सत्ता में तो वो ही है, राज्यों में अभी नहीं है, राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी बीजेपी को। और अगर जेडीयू आरजेडी बीजेपी की विजय रथ यात्रा को केजरीवाल की तरह बिहार में रोक देते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के चुनावी मैदान की ये लड़ाई बीजेपी के राष्ट्रीय जो और बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं भविष्य की, उस पर चोट होगी। एक बात और मैं कहूंगा मानक, बिहार में आप माफ कीजिएगा, बिहार की बीजेपी को बहुत इजिली आप नहीं ले, कैजुअली नहीं ले सकते। बहुत पुरानी पार्टी, बहुत संगठित पार्टी है, जनसंघ के जमाने से। उसके पास इस वक्त भी 2 बहुत विश्वसनीय नेता हैं उसकी पार्टी के हिसाब से, सुशील कुमार मोदी और नंद किशोर यादव। इसलिए जेडीयू आरजेडी को नेतृत्व का प्रश्न जो है अंततः घोषित करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आरजेडी के पास बड़े और नेता नहीं है लालू प्रसाद के अलावा, रघुवंश प्रसाद हैं, जगदानंद सिंह हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, तमाम नेता हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज है, जिसके नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में कि कोई बड़ी तब्दीली करने की गुंजाइश कम से कम इन पार्टियों के लिए लाभदायक होगी। ठीक है। संबित पात्रा सवाल वही घूम के आ रहा है आपके पास बार बार। संबित पात्रा, हरियाणा महाराष्ट्र की तरह आप करेंगे या फिर पहले उम्मीदवार तय करेंगे अपने सीएम का? देखिए उर्मिलेश जी कह रहे हैं 2 नेता आपके पास हैं, तो आप हिचक क्यों रहे? आप क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाते हैं? या हरियाणा महाराष्ट्र वाला मॉडल चलेगा? मानक, आप मुझे
मानक, आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट है कि 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को करना चाहता हूं। आप देखिए, ये जो लड़ाई हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि मोदी के रथ को किसी भी कीमत पे बिहार में रोकना है। मैं सवाल पूछता हूं, क्यों रोकना है? मोदी जी ने एक अठन्नी किसी का चुराया, मोदी जी ने डेवलपमेंट को रोक दिया, मोदी जी ने दंगे करवाए, कुछ नहीं करवाए, अच्छा काम चल रहा है। और किसके हाथों रथ को सुपुर्द करना है? नीतीश, लालू, देवेगौड़ा, मुलायम, सोनिया और राहुल के हाथों में। क्या वाकई देश की जनता चाहती है कि उनके रथ को इन घोड़ों के द्वारा हाँका जाए, या वो चाहते हैं कि सूर्यदेव की तरह वो 7 घोड़े हों जो वाकई सही दिशा और दशा के साथ रथ को आगे ले जा सके? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं देश की जनता से पूछ रहा हूं। मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। संबित पात्रा, आपने जो कहा उससे मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आप एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रख के बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीएम का उम्मीदवार आप घोषित नहीं करेंगे, यही सही है? देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज हूं, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है, मैं कौन लूंगा ये निर्णय? मगर महत्वपूर्ण बात इतना है कि यहाँ एक ही बात क्लियर हो रहा है कि किसी भी कीमत पे मोदी रथ को रोकना है। इसलिए देश को ये समझना है, बिहार की जनता को परखना है, किसको चुनना है। मुलायम को चुनना है, लालू जी को चुनना है, राहुल गांधी को चुनना है, सोनिया गांधी को चुनना है, या फिर विकास को चुनना है। संबित पात्रा, एक सेकेंड। संबित भाई, सवाल तो ये भी है ना कि मोदी जी का चेहरा आगे रख के आप चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं बिहार के, लोग ये भी कहते हैं। और आपने किरण बेदी का जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया था वो फेल हुआ था। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद किरण बेदी का एक्सपेरिमेंट, जहां आपने उनको प्रोजेक्ट किया था, और अब एक बार फिर से बिहार की स्थिति है। ऐसा लग रहा है आप भी पसोपेश में हैं, आप भी देख रहे हैं कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, उसके बाद आप अपनी आगे की चाल चलेंगे। आपके पास नेता है, क्यों नहीं आप उनको करते हैं आगे? मानक, बहुत ही विनम्रता के साथ मगर सीना ठोक के एक बात बता दूं, झूठ की सारी इकाइयां एक हो जाए मगर सत्य कभी अपने पद से च्युत नहीं होता और सत्य कभी घबराता नहीं है। हमने एक अठन्नी नहीं चुराया है इस देश का, ना हम घबराते हैं ना हम डरते हैं। आपके पास कौन सा नेता है? नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा करने के लिए आपके पास कौन सा नेता है? संबित पात्रा, कौन सा नेता है आपके पास? अरे नीतीश इतने बड़े नेता है, मैं तो पूछ रहा हूं, नीतीश इतने बड़े नेता हैं तो अकेले मैदान में उतरे ना। देश के पहले डिस्क्वालिफाइड नेता के बैसाखी के साथ क्यों करना चाहते हैं? अगर इतने महान नेता है वो, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। कभी रामविलास जी की मनुहार करनी पड़ रही है, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ आप झांकते फिर रहे हैं, कभी पप्पू यादव को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, देश में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपका चल रहा है। आपको क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं? और मेरा एक सवाल है, बिहार की लड़ाई नकारात्मक लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इंक्लूजन की, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, बिहार में सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, बिहार में रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करने की लड़ाई है, सेंटर स्टेट सारे मुद्दे राजीव रंजन, सारे मुद्दे राजीव रंजन, ये सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव में उठा चुके हैं। राजीव रंजन, एक सेकंड, प्रेमचंद मिश्रा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, प्रेमचंद मिश्रा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राजीव भाई, एक सेकंड। जो लड़ाई देश को बांटने की चल रही है, देश के अंदर जो फिरका परस्ती बढ़ी है, मेरा सबमिशन है, राज्य और कमजोर होते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ बिहार एक मजबूत आवाज बन करके उभरे इस चुनाव में। हमारी राजीव रंजन जी, 17 वर्षों तक आप हमारे साथ थे, उस समय आपको सेक्युलरिज्म कहीं याद नहीं आया? हाँ, नहीं वो ठीक है, सेक्युलरिज्म का मुद्दा टेस्ट हो चुका है एक बार बिहार के इलेक्शन, दो बार हो चुका है। एक सेकंड, राजीव रंजन, एक सेकंड, प्रेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। हमारा उस समय भी क्लियर था और आपको नेशनल एजेंडा। राजीव भाई, एक सेकंड, राजीव भाई, सबसे बड़ा सवाल, वहाँ सहमति के बिंदुओं को हमने चिन्हित किया था। अरे राजीव भाई प्लीज, हम अपनी अलग अलग राजीव भाई, बीजेपी जेडीयू की डिबेट नहीं है। ऑफिशियली धारा 370 पर नहीं बोलती थी, राम जन्मभूमि पर नहीं बोलती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे राजीव रंजन प्लीज, राजीव रंजन, बीजेपी जेडीयू की डिबेट नहीं है। संबित पात्रा भाई, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। अरे बीजेपी जेडीयू की डिबेट नहीं है, क्यों हुए? राजीव रंजन प्लीज, आज नीतीश कुमार मुद्दे से भटक गए पूरी तरह से। राजीव रंजन प्लीज, संबित पात्रा, राहुल गांधी आपके डूबते नैया को बचाएंगे अब? अरे आप दोनों बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड शांत हो जाइए। प्रेमचंद मिश्रा, आपके पास आ रहा हूँ। प्रेमचंद मिश्रा, ये तो मानना पड़ेगा ना, ये तो सारी पार्टियां मान रही हैं, आप भी मान रहे हैं नीतीश के मुकाबले कोई नेता नहीं है, जेडीयू भी कह रही है कि हाँ हमारे नेता सबसे बड़े हैं, आरजेडी मान नहीं रही है लेकिन उसे भी पता है, बीजेपी भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है और बेचैन हो जाती है, उससे भी यही लगता है कि उसे भी पता है नीतीश के मुकाबले कोई नेता नहीं।
प्रेमचंद मिश्रा, आपके पास तो खैर कोई है नहीं, हमें बिहार में। ना मानक जी, हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए आप मुझे दो बातें कहनी है, हमारे पे छोड़ दीजिए। ये प्रेमचंद जी ठीक है, अब मैं बोलता हूं, पात्रा जी सुन लीजिए। देखिए, आप इसके अलावे जो अभी तक सर्वे आए हैं किसी भी चैनल में, उन सर्वे ने भी कहा है कि सब मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेस्ट चेहरा नीतीश कुमार है, इसलिए इस पर तो कोई विवाद का विषय है ही नहीं। पॉइंट है दूसरा, आज हमारे पात्रा जी जो बात बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का व्यक्तित्व और सच की राजनीति करते हैं वो बीजेपी, तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में, जहां बिहार में भी उनको काफी सफलता मिली थी, 31 सीटें इनके गठबंधन को मिली बिहार में, आपने बिहार से सबसे बड़ा वादा बिहार की जनता से किया था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, बड़ी सभा में कहा गया था। और आज 1 साल होने को है, आपने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के बारे में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, अब ये सवाल है कि बिहार की जनता जो अपने आपको ठगी महसूस कर रही है, क्यों नहीं दिया था प्रेमचंद जी? मानक जी, मैंने मानक जी नहीं प्रेमचंद जी, मानक जी सवाल देंगे, मैंने जनता, एक मिनट, नहीं मानक जी, मानक जी, मैंने जनता से ये वादा नहीं किया था। आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं? सुनिए, अरे सुनिए पात्रा जी, खत्म हो गया, शांत हो जाइए, मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं बिहार को लेकर। नहीं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों में इतनी सीट कटौती है, बीजेपी ये क्या लड़ेंगे? और बिहार की जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपको हम क्यों वोट दें? क्या बिहार को जातीय आधार पर फिर से दोबारा? ठीक है, सवाल तो बिहार की जनता सर सबसे पूछेगी, सवाल तो बिहार की जनता सबसे पूछेगी, कांग्रेस से भी पूछेगी, बीजेपी से भी पूछेगी, जेडीयू आरजेडी से भी पूछेगी, जो फिलहाल बिहार में सत्ता चला रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछेगी, सवाल सबसे पूछा जाएगा। लेकिन अब देखना यह है बिहार की इस दिलचस्प होती लड़ाई में सबसे पहले कौन सा गठबंधन एकजुट होता है और सबसे पहले अपना सीएम पद का उम्मीदवार आगे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रेमचंद मिश्रा, राजीव रंजन और मृत्युंजय तिवारी। उर्मिला जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।